another exciting episode of Reclaiming Season 2 of Your Life. आज मेरे साथ हैं अफशा मसब. कैसी हैं आप अफशा? I'm good. Afsha is personally for me a very inspiring personality because Afsha is a journalist, a feminist and an activist. तो आज बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारी उन stereotypes के ऊपर होंगी जिसको सुन के शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे. Just a disclaimer beforehand. So let's start. सबसे पहले जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी that will be feminism. क्योंकि फेमिनिज्म को सुनते साथ बहुत सारे लोग वैसे ही इस वीडियो से चले गए होंगे या उनके जहन में डिफरेंट चीज़ें आई होंगी. सो इन योर वेरी सिंपलेस्ट टर्म्स आप हाउ डज अफशा सी फेमिनिज्म एज, आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? मेरे लिए फेमिनिज्म क्या है, एक तो ये कि मेरा चेहरा देखकर ही लोग कहीं चले गए होंगे. अब आते हैं फेमिनिज्म की तरफ. मेरे नज़दीक फेमिनिज्म ये है कि औरत भी उतनी ही इंसान है जितने के मर्द इंसान हैं. और फेमिनिज़म में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ औरत की बात है. फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट इक्वलिटी, चाहे वो समाज में हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस पर है, चाहे वो इस दुनिया में आप कहीं भी बसे हुए हैं उस हवाले से है. तो सिंपलेस्ट वे में तो यही है. आप अगर एक मर्द हैं और आपको अपना करियर चुनने की और उसमें आगे बढ़ने की आज़ादी है तो उतनी ही मुझे भी होनी चाहिए. जिस बुनियाद पर औरतों को जज किया जाता है, अगर उन्हीं बुनियादों के ऊपर मर्दों को जज किया जाने लगे तो दुनिया तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा अरसा रह पाए. तो कुछ पैमाने हैं ना जो मर्दों के लिए अलग से हैं और औरतों के लिए अलग से हैं. मुझे इन पर एतराज़ है. मैं भी उतनी ही इंसान हूँ जितने आप हैं. मेरे पास भी वही दिमाग है जो आपको दिया गया है. हाँ, मर्दों में अगर देखा जाए आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अगर मर्दों की ज़्यादा है, वो फ़िज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता है उनको, लेकिन बच्चा तो एट द एंड ऑफ द डे औरत ही पैदा करती है. Exactly. Taking the discussion along with that, हमारी सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट खातून को देख के लोग इतना घबरा क्यों जाते हैं? मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों स्पार्क होती है? ऑटोमेटिकली इज्यूम क्यों किया जाता है कि ये नेगेटिव ही करेक्टर होगा या ये तो बहुत एरोगेंट है, ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है? और कहाँ से आपको लगता है कि थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग रॉन्ग? आई मीन इवन अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करूँ, आई हैव सीन दिस नेगेटिविटी कमिंग फ्रॉम फेलो वुमेन एज वेल. दे फील थ्रेटन्ड इंस्टेड ऑफ विमेन सपोर्टिंग विमेन. देयर इज़ अ सर्टेन ऑरा कि एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट खातून को जज किया जाता है बहुत ज़्यादा. एक तो ये कि जो फेलो वुमेन हैं उनका कसूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ये इंटरनलाइज मिसोजिनी है जो सदियों से इस समाज में मर्दों ने ख़वातीन के दिमागों में और दिलों में बसा दी है. तो मैं इस मामले में मर्द को ज़्यादा कसूरवार समझती हूँ. मैं सिस्टरहुड पर बहुत फर्म बिलीव रखती हूँ. आपने बात की कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, इसको अगर उर्दू में बात की जाए तो कहा जाता है कि बोलती हुई औरत बर्दाश्त नहीं है. आपने कहा मसला कहाँ से शुरू होता है, तो मेरा ख़्याल है कि जिस लम्हे आप औरत जेंडर के साथ पैदा होते हैं तो मसला वहीं से शुरू हो जाता है. इस समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, जो एक ज़माने से पिदरशाही समाज है. आपने कहा कि वो थ्रेटन फील करती हैं. उसकी वजह ये है कि वो फौरी तौर पर एक औरत, देखें इंडिपेंडेंस या स्ट्रेंथ या आवाज़ कहाँ से आती है? वो आती है आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से. जो डिपेंडेंसी होती है ना, ख़ासतौर पर जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है, वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ की जानिब लेकर जाती है. आप कोई बात या कोई ओपिनियन रखते हैं किसी मामले पर, आप वो सोच रखते हैं जो उस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए थोड़ी अक़लियत में होगी. तो अगर तो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो वो करने में दिक्कत होती है. जहाँ तक बात है फेलो वुमेन की और उस हवाले से, तो कहीं ना कहीं मर्दों ने ही ये इनसिक्योरिटीज़ भी इंजेक्ट की हुई हैं. बाकी
छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके ऊपर आप इनसिक्योर हो रहे होते हैं, उनके ऊपर खुद ही काम करना होता है, किसी और ने आकर नहीं करना। ये ऐसा ही है कि आपका आप अपना घर तो किसी मेड से, हाउस हेल्प से साफ़ करवा लेंगे, लेकिन जो यहाँ का कचरा है ना, वो आपने खुद ही साफ़ करना है, वो किसी ने नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि ये ख़वातीन को उतना दोष नहीं जाता, इस समाज के मर्दों को जाता है, जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, ऐसे मामलात पैदा किए हैं कि वो नस्ल दर नस्ल, वो जनरेशन में आगे से आगे वो शिफ्ट होती हैं वो बातें। जैसे अगर एक औरत बेटे के पैदा होने पर ज़्यादा खुश होती है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो बेटे की वजह से खुश हो रही, उसकी वजह ये है कि उसको लगता है कि शायद अब ससुराल में मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, शायद अब मेरा शौहर मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, शायद अब। तो वो बेटे का होना इतनी बड़ी बात है, तो उसमें औरत का कसूर नहीं है, उसमें उसकी सास का भी उस तरह से कसूर नहीं है, क्योंकि उसने भी वही सहा हुआ होता है, वो भी उसी से गुजरी होती है। उस चेन को तोड़ना है, उस चेन को तोड़ना है, और इससे बाकी ये है कि चलती रहती है ज़िंदगी। जो थ्रेटन फील करते हैं उसमें शायद ये भी होता है कि अगर ये स्ट्रांग है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपनी ओपिनियन में आज़ाद है, तो यकीनन इसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। करैक्टर असैसिनेशन जैसे एक कारामत टूल के साथ आप फिर ऐसी औरत को उस तरह से नहीं दबा पाते जैसे कि आप दूसरी ख़वातीन को कर लेते हैं। या अगर एक करियर ओरिएंटेड वुमेन है तो आप उसको थोड़े से फ़िल्टर्स, यकीनन मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने बहुत सारे फ़िल्टर्स खुद पर अप्लाई किए हुए हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये बदतमीज़ समझा जाता है या थोड़ी वो एरोगेंट, देखें अगर हम हंसकर बात करती हैं तो भी मसला होता है, बिल्कुल। अगर हम करख्त लहजे में बात करेंगी तो भी मसला होता है, अगर हम अपने कलीग के साथ सिर्फ मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आप काम ही कर रहे हैं, लेकिन अच्छा दो मर्द हंसते खेलते हुए गालियाँ बकते हुए आपस में बात कर रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं होगा। दो ख़वातीन कलीग्स भी अगर बात कर रही हैं, किसी को मसला नहीं होगा। जेंडर जहाँ पर ऑपोजिट हो जाता है, वहाँ पर इस समाज में दिमागों में ये बसा हुआ है, ऑपोजिट जेंडर्स सिर्फ एक काम के लिए इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसके अलावा तो उनकी कोई हॉबी नहीं है, उसके अलावा उनका कोई मकसद हयात नहीं है, उसके अलावा उनका कोई करियर नहीं है। अगर ये हंसकर बात कर रहे हैं कुछ तो है, कुछ तो है, ये ऐसा नहीं है। हम ख़वातीन को और बहुत से काम होते हैं ज़िंदगी में करने के लिए और फोकस करने के लिए, तो चलता रहता है। अच्छा, यहाँ जो आपने बात की ना कि जो यहाँ पे गंद और कचरा है वो खुद साफ करना होता है, आई थिंक इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम एज अ वुमेन। आपको अपने अंदर ये अवेयरनेस लानी पड़ती है और अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अब ये चीज़ें नॉर्मलाइज कैसे की जाती हैं, हार्मलेस जोक्स की तरह, यू नो कि मेरे ऑफिस में तो वो उसने इतना हेयर कट करवाया हुआ, तुम्हारे बाल कितने अजीब से लग रहे हैं। इस तरह करके वो चीज़ें आहिस्ता 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 आपके अंदर डाल दी जाती हैं, विच मेक्स यू थिंक यू नो मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी है, ठीक है। शायद मैं, क्योंकि उस तरह अगर कोई हाउसवाइफ है तो ऑब्वियसली वो वैसे ही थ्रेटन फील करना शुरू कर देगी कि शायद क्योंकि मैं उस तरीके से कपड़े नहीं पहन रही या मेरा हेयर कट वैसा नहीं है, मेरी स्टाइलिंग वैसी नहीं है, सो यू नो वो ज़्यादा ओवर है और मैं नहीं। कंपैरिजन जहाँ पे भी आई हैव सीन दिस इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस that what happens is कि the people around you they use that comparison as a power against, ठीक है। वो आपको आपके ऊपर हावी ही ऐसे होते हैं कि आपको ग्रेजुअली ऐसे बात करते करते कंपेयर करना शुरू कर देंगे। सो आई थिंक दिस इज वेयर यू ड्रॉ द लाइन कि मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना, एंड यू से दीज थिंग्स आउट लाउड, जस्ट लाइक यू सेड कि we have to be the cycle breakers for these things. Even for the we have done a lot of podcasts on this and we have talked a lot about Pakistan का जो एक certain in-laws का culture है और सारी चीज़ें वहाँ पे the mother-in-laws have to be the cycle breakers. They actually had to be the cycle breakers. अब तो even so many women around me, they are suffering and they are literally suffering every single day because the mother-in-laws they decided to keep that cycle going. सो अगर वो नहीं तोड़ सकी तो वो हमें साइकिल तोड़ना है।
वो सारी जो ट्रॉमास हैं, वो सारी जो नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, वो हमें पीछे छोड़नी है, उसको हमें आगे लेकर नहीं जाना। कीपिंग दिस थॉट इन माइंड, I really want to discuss this concept of family in our society. कि जो एक joint family system है, culture है, हम साथ साथ हैं का इसके ऊपर I really want to talk about. अच्छा, मैं इससे पहले जो आप बात कर रही थी, मैं उसके ऊपर एक ओपिनियन रखती हूँ, इफ़ यू अलाउ मी। जी जी बिल्कुल। जब ये बात होती है ना, जो कंपैरिजन आता है कि उसने ऐसे किया हुआ तो ये, उसमें वो कंपैरिजन समटाइम्स कोई ना भी कर रहा हो, समटाइम्स मुझे बहुत तरस भी आता है। आप कहीं ना कहीं आप एक ऐसी माहौल से निकल कर आए हुए होते हैं, आपने अपने इर्द गिर्द ऐसा मामलात देखे होते हैं, या आपने अपने अपने साइकिल में, अपने सर्कल में ऐसा देखा होता है, तो आप ख़ुद को भी वहीं पर कहीं ना कहीं प्लेस करके उसी सिचुएशन में, फैब्रिकेटेड सिचुएशन जो आप अपने दिमाग में खुद ही बना रहे होते हैं, एंज हो जाएगा तो एंज हो जाएगा, ये ए हो गया तो ओ हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं एक कैरिकेचर बन के रह जाते हैं और आप दूसरे को इमिटेट करने लगते हैं उनकी बोलचाल में, अपनी पर्सनैलिटी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर लेते हैं, जबकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन वो शायद आपको उस तरह से एहसास नहीं दिलाया गया होता, या वो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी होती है। फिर आप जिसको देख रहे होते हैं, आप उसके पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, बोलने, चालने, इवन आप उनके फ्रेंड सर्कल को देखकर ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। बदलते नहीं हैं क्योंकि मसला तो यहाँ पर है, बज़ाहिर आप उसको फॉलो करने लगते हैं और एक इम्पोस्टर बनकर रह जाते हैं, जो एक अलग से एक सिंड्रोम है। अच्छा, आप जो बात करी थी कि ट्रॉमा है, अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आई जस्ट विश के बच्चों को कभी भी अपने पेरेंट्स के जो जनरेशनल ट्रॉमास हैं ना, वो इनहेरिट ना करने पड़े, क्योंकि उनसे हील होते होते आपको कई दहाइयाँ लग जाती हैं, बच्चों को उम्रें गुजर जाती हैं। अगर वो पेरेंट्स का ट्रॉमा आपको इनहेरिट हो गया तो बस फिर कहानी ओंजदी रहती नहीं। अच्छा, फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो इस समाज में ये है, बीवी, मियाँ, बच्चे, बच्चों में बेटा, ठीक है, पहली औलाद देखे बेटा हो, उसके बाद हो जाए कोई बात नहीं है, पैर मजबूत पैर होने चाहिए, और फिर उसके बाद पुत्र दी जोड़ी भी रलानी होंदी है, और अगर पहली औलाद बेटी होगी तो फ़ौरन जल्दी से कोशिश कर लो ताकि एक और प्रेगनेंसी हो जाए, फिर वजीफ़े करो, फिर दम दरूद कराओ, फिर दुआवां कराओ, फिर मत्थे टेको, पुत्र हो जाए किसी तरह ना, क्योंकि साइंस तो हमने पढ़नी नहीं है, क्योंकि XY का तो कॉन्सेप्ट है नहीं उस तरह से, क्रोमोसोम्स तो हमने उस पर बात नहीं कर सकते, वो तो रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो आपके निसाब से ही उड़ा दिया जाएगा, तो फिर बच्चे तो यही सीखेंगे कि काका किवें होएगा, काका इंज होएगा तो उंज होएगा, फलाने बाबे को जाओगे तो काका हो जाएगा। उसके बाद ये जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है जो आप कह रही हैं ना कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, वैसे अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरह से हो चीज़ें हो रहा है, लेकिन उसकी एक वजह जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशंस भी हैं। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, कहीं मैं खुद एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का बच्चा हूँ, और लेकिन मेरी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, क्योंकि मैं इकलौती पोती थी अपने दादा की। अच्छा। तो मेरा लाड प्यार ज़रा और तरह से हुआ है, क्योंकि उनके 8 बेटे थे, और सबकी शादियाँ मेरी माँ ने आकर की, हालांकि मेरी माँ बड़ी बहू थी ख़ानदान की, और नंदों की भी शादियाँ की। मैंने ज़रा बहुत ही हेल्दी किस्म का एक सिस्टम देखा हुआ है, लेकिन साथ में अपने घर में, लेकिन साथ में ही मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत टॉक्सिक किस्म के मामलात देखे हुए हैं, जिन्हें देखकर इंसान सोचता है कि नहीं। फिर एक वक्त आता है, वालिदैन ख़ुद भी कहते हैं बेटा साथ वाला घर ले लो, सामने वाला घर ले लो, एक गली छोड़कर ले लो, ये सब कुछ फिर करने भी लगते हैं, क्योंकि एक बहू सारा ख़ानदान जोड़कर नहीं रख सकती, ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मामलात, और फिर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो स्पेस का भी इशू हो जाता है, ये सब कुछ।
फैमिली सिस्टम उस चलो कंबाइंड फैमिली सिस्टम अब वो ये है कि ईद शबरात पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो बात वापस आती है फैमिली पर कि फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है। फैमिली का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्ची बड़ी हो रही है, इसकी शादी हो जाए, बेटा बड़ा हो रहा है, इसकी शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए तो ये फैमिली है, और बेटी अगले घर जाकर बच्चा पैदा कर ले। देखिए ना, जब शादी को 3-4 महीने गुजरते हैं तो सवाल ये होता है कोई खुशखबरी है। सॉरी, 3-4 महीने मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। इट्स लाइक पहले दूसरे नहीं बल्कि अगली सुबह ही खुशखबरी कब सुना रही हो, कुछ ऐसा ही पूछा जाता है। तो 3-4 महीने के बाद फिर कलीग्स और ये वो कह रहे थे यार फैमिली शुरू कर लो, जितनी मर्द भी एक दूसरे को कह रहे होते हैं फैमिली शुरू कर लो, इसके पाँव में जंजीर, ठीक है। और वो मर्द जो ओवरसीज हैं जिन्होंने शादियां यहाँ करनी होती हैं, बीवियों को अपनी माओं की खिदमत के लिए यहाँ छोड़कर जाना होता है और ख़ुद बाहर मेहनत मजदूरी करनी होती है और साल में एक चक्कर लगाना होता है और हर चक्कर पर एक मॉडल बीवी को देकर जाना होता है और वो ये कहना होता है कि यार मसरूफ़ रहेगी, क्योंकि ये लगता है कि बच्चे से मसरूफ़ रहेगी वरना ये आवारा हो जाएगी। अच्छा, आवारा का कॉन्सेप्ट सेम गोज विद दैट स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन कि उसकी वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है लेकिन उसकी वो फैमिली नहीं है, शी डजंट हैव अ फैमिली, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मतलब वो अपने वालिदैन के साथ रह रही है तो इसकी तो फैमिली नहीं है। हाँ बेचारी फैमिली नहीं है, फैमिली लाइफ ही नहीं है दी। इसको क्या पता दूसरों की फैमिली क्या होती है, इसको क्या पता फैमिली लाइफ क्या होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। और तुम्हारे तो इतने खर्चे भी नहीं हो सकते, बच्चों के बहुत खर्चे होते हैं क्योंकि वालिदैन तो खाते पीते नहीं है, क्योंकि आप खुद भी खाती पीती नहीं है, आपका तो कोई इतना खर्चा ही नहीं है। जो खर्चे हमारे हैं क्योंकि असी न्याणा जम के दुनिया ते आसान कर देता है, बिल्कुल। तो जो हमारे फाइनेंशियल मामलात हैं वो तो ये बंदी समझ नहीं सकती। एक तो ये आज़ाद हो गई है, दूसरा शुत्र बेमहार हो गई है, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो आवारा हो गई है। फिर अब देखिए ना, वालिदैन हैं तो फैमिली नहीं है ना, फैमिली नहीं है। तो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यही आता है कि एक औरत और एक गाय में फ़र्क तो रखें। किले दे नाल बनी हुई गां और चीज़ है, औरत एक जीता जागता इंसान है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि बच्चे का पैदा होना ही क्यों फैमिली कॉन्सेप्ट में जुड़ता है। फैमिली शुरू कर लो, भाई शादी हो गई, ये भी फैमिली है। और अगर शादी नहीं भी हुई है या डिवोर्स हो गई है या वो एक विडो है या वो किसी भी तरह से एक सिंगल लाइफ गुजार रही है, तो आपने ये कैसे तसव्वुर कर लिया है कि फैमिली का कॉन्सेप्ट जो आप समझते हैं उसके दिमाग में भी वही होगा। हो सकता है वो अपने लिए ही इनफ हो, उसके लिए उसकी अपनी ज़ात ही एक फैमिली से भरपूर हो, या उसका एक फ्रेंड सर्कल हो जिसको वो फैमिली कंसिडर करती हो। फैमिली क्या होती है, अब ये भी एक सवाल है जो आपके साथ हर तरह के हालात में चले, दुख सुख के साथी। देखिए, दुख सुख के साथी तो अब बहुत वो हो गया, या वो क्या कहते हैं, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और इस तरह से। तो देखिए, अब तो बहुत बचपन में ना मुझे वो, मैं लकी रानी सर्कस देखने गई थी ना, तो वो 1 पहिए वाली साइकिल वाला करतब बड़ा पसंद आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 पहियों वाली साइकिल हो या गाड़ी हो, तो 1 पहिए के ऊपर भी साइकिल चलती है और वो करतब होता है, वो असल करतब है ज़िंदगी का। अच्छा, सवाल ये है कि आप एक ऐसी फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं जो इतनी टॉक्सिक है, आप एक दूसरे पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपने जो बच्चा जम के दुनिया पर एहसान कर दिया है वो बच्चा आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा, आप बच्चे के पीछे चल रहे हैं, आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप दूसरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बाइस। तो फैमिली कहाँ है? ऐसी फैमिली लाइफ पर किस बात का गरूर है? मतलब दिन रात का एक स्यापा चल रहा है, आपके अल्ले मल्ले भी पता लग रहा है कि इत्थे एक तमाशा लग्या हुआ है, आप चीख रहे हैं, चीज़ें पटक रहे हैं, सबको पता है इस घर के अंदर क्या हो रहा है, सो कॉल्ड फैमिली लाइफ में क्या हो रहा है। उसके बावजूद बहुत गट्स चाहिए कि आप दूसरे को ये गिनवाएं कि इसकी तो फैमिली नहीं है,
तो ये और इसके साथ साथ ये एक बहुत ही पर्सनल मामला है, पर्सनल स्पेस में इन्वेड करने वाला मामला है। जब आप इस तरह की बातों के ऊपर किसी को जज करते हैं या इवन सवाल भी करते हैं, हमारे यहाँ सोसाइटी को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब आप दो लोग मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए फैमिली के अलावा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हर बंदा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। बहुत से, मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बोलती हूँ लेकिन मैं लिखती हूँ, लिख कर बोलती हूँ, या मैं अपने शोज़ में बोल लेती हूँ। उसके अलावा मैं काफ़ी खामोश बंदा हूँ। मेरी जल्दी दोस्ती नहीं होती है। उसकी वजह ये है कि फिर लोग फ़ौरन ही आपकी पर्सनल स्पेस इन्वेड करने लगते हैं। बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आपसे पूछने लगेंगे कि वालिदा की तबीयत कैसी है, फिर उसके बाद वो सेहत के हवाले से आपको मशवरे देने लगेंगे। आपको नहीं पता है दूसरा बंदा कैसे रह रहा है, दूसरे बंदे की क्या मेडिकल कंडीशंस हैं, क्या मामलात हैं, नहीं पता है। सो ट्राई टू लर्न टू ड्रॉ सम बाउंड्रीज। चाहे आपका कितना ही करीबी ताल्लुक़ क्यों ना हो, आप अपनी कन्वर्सेशन को करना सीखें कि कौन सी फील्ड में आप घुस सकते हैं और किससे थोड़ा सा दूर से ही बाय बाय टाटा करनी चाहिए, जो कि कम है हमारे यहाँ। वो पूरे का पूरा आपने घूमना होता है, सोहरियां दा भी पूछना है, मापियां दा भी पूछना है, भैन भरावां दा भी पूछना है, फलाने दा ब्याह हो गया सी, ओहदे हुण किन्ने बच्चे ने, वो कित्थे हुंदा है, वो की कर रही है, जॉब, तनख्वाह। एग्जैक्टली तनख्वाह। ओह कितना आप कितना कमा लेते हैं। अच्छा आप इतना कमा लेती हैं। अब लाइक मुझे नहीं समझ आता कि लोग ये क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, लेकिन लोग पूछते हैं आप कितना कमा लेती हैं, गुजारा हो जाता है। ये सवाल तो गुजारा हो जाता है, चंगा गुजारा हो जाता है। हाँ फैमिली नहीं ना तो आपको तो कोई मसला नहीं है। अच्छा कोई आपने चाहे 15 साल पुराना जोड़ा पाया हो या कोई, लेकिन आप उसकी अच्छी केयर करने वाले हों, तो ये फलानी ब्रांड का आप अफोर्ड कर सकती हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं भाई। मतलब चलता है, चलता रहता है, कुछ ऐसा ही चलता रहता है। जो आपने बात की ना, मतलब किसी हाल में मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि लड़कियां तो खास तौर पे, लड़कों के साथ भी अब होता है ऑब्वियसली, वो एक प्रेशर उनके ऊपर भी हर चीज़ का तकरीबन डाल ही देते हैं इवेंचुअली। जो उसको समझने वाले होते हैं वो लड़के फील करते हैं, बट फॉर गर्ल्स इट्स लाइक यू आर बॉर्न और आपको एक रेस में एनरोल कर दिया। बिल्कुल फॉरन अच्छा पढ़ाई होगी, सब हो गई, अब शादी कर लो। शादी से पहले आपने पतले होने हैं, रंग गोरा करने हैं, अब शादी कर लो, शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लो, बच्चा पैदा कर लिया, फिर वही जोड़ा बना लो उसका। मतलब इट्स लाइक एन ऑनगोइंग स्ट्रगल। और उसके बाद ये कि बच्चों के बाद इतना जिस्म छड़ देता है ना, थोड़ा जैकेट डाला है, अब वेट कम करो, फल्ला इसने तो बहुत ज्यादा वेट बढ़ा लिया। मतलब इट्स कोई एक रियल टॉक जो होती है ना, अगर हम फैमिली के कॉन्सेप्ट पे इतनी बात कर रहे हैं जहाँ लोग इकट्ठे भी रहते हैं, वहाँ पे एक कांस्टेंट टॉक्सिसिटी है, कांस्टेंट जेलसी है, कांस्टेंट जो है वो कोई ना कोई कंपैरिजंस चल रहे हैं। मतलब एक अजीब सी दौड़ है, कोई एक डेस्टिनेशन एडिक्शन है। और मैं कहती हूँ वो लोग बहुत लकी हैं जो आजकल के दौर में भी दे हैव गुड फ्रेंड्स टू सिट विद। आई हैव लिटरली सैट इन सर्कल्स जहाँ पे वो फ्रेंड्स ही आपको ना एक गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे। बिल्कुल यार तुम्हें नहीं पता ना, अभी बच्चे नहीं है, बच्चों का बड़ा मसला होता है। यार तेनू नहीं पता ना, तो तुम्हें नहीं पता अफशा, बहुत मसाइल होते हैं, बहुत मसाइल होते हैं। अच्छा मुझे थायराइड का इशू है, तो मैं एकदम से वेट गेन करती हूँ और फिर वो मुझे मेहनत करना होती है और ये वो। उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे एक सर्टन बॉडी टाइप में फ़िट इन होना है, उसकी वजह ये है कि वो मैं खुद बेहतर फील नहीं करती, क्योंकि वो सेहत तो है नहीं, अपने लिए भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो सेहत नहीं है, मेरा सांस फूल रहा है ये वो। अफशा तुमने बड़ा वेट बढ़ा लिया, खैर अच्छा अगर आपने कम कर लिया बहुत ही माड़ी होगी, थोड़ा जिहा वजन बढ़ा लो। अच्छा हुण तेरा वजन फिर वधन लग पिया, भाई कहीं खुश हो जाओ, कहीं रुक जाओ, कुछ कर लो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब मैं तो यही कहती हूँ भाई मेरी मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ कि मतलब मैंने आपके बताए हुए एक सर्टन बॉडी फ्रेम में क्यों फिट होना है। बिल्कुल। अच्छा ये ऊंचा बोलती है, थोड़ा आहिस्ता बोला करो, लड़कियाँ ऊंचा बोलती अच्छी नहीं लगती। आपने बॉडी शेमिंग भी करनी है, आपने दूसरे को ये भी बताना है कि वो उसकी आवाज़ की पिच
और वॉल्यूम कितना हो। क्यों? उसकी मेरी आवाज़ की पिच और वॉल्यूम मैं तय करूँगी, आप नहीं। और वैसे वो हम खुद भी तय नहीं करते हैं, वो बचपन से ही एक चल रहा होता जाती है। है। हाँ। जैसा भी आपको ऑब्वियसली अगर घर में ऊंचा सुनते हैं तो फिर आपको ऊंचा बोलेंगे। नहीं, जब आप अकेली बेटी हो, अकेली पोती हो हाँ। और दादा आपके लाड़ उठा रहा हो तो फिर आप थोड़ा ऊंचा ही बोल रहे होते हाँ, हैं। एग्जैक्टली, लाइक इट ऑल ऑब्वियसली रूट्स फ्रॉम समवेयर। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे वही गिल्ट ट्रिप के ऊपर, आई वुड रियली लाइक टू हैव सम टिप्स कि इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। नाउ मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफ़ी हद तक वोकल हो जाती हूँ। मतलब जब तक शादी नहीं हुई थी तो हर दोस्त, अच्छा अपनी शादी के इतने मसाइल बता के तुम शादी क्यों नहीं कर रही, तुम शादी कर लो, फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। एंड देन आई विल बी लाइक, यार तुमने कर ली है ना, तुम्हारी कैसी चल रही है, तुम अपनी संभालो। अब आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो देख रहे हैं। कोई मज़े की टिप्स जो आप देना चाहें, कोई ऐसे रिस्पॉन्स जो आप देना चाहें, मतलब वेट को लेके, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करने के साथ साथ अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं एज अ पर्सन, जैसे एक और चीज़ है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मैंने अब एड्रेस करना शुरू किया। सो बिकॉज आई वॉज द सिंगल चाइल्ड, आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मैं हमेशा से थोड़ी ओवर सेंसिटिव थी, ठीक है, अभी भी हूँ। अब इसको मेरे अगेंस्ट यूज किया जाता था, यार तुम तो हर बात पे जो है ना, तुम तो दिल पे ले लेती हो, तुम तो बहुत ओवर सेंसिटिव है। मैंने लर्न के दिस इज हु आई एम, इफ यू आर नॉट फाइन विद इट तो ये आपका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। मैं ओवर सेंसिटिव हूँ तो शायद मैं अभी तक आपकी सारी बकवास बर्दाश्त करी थी, बट आई वुड हैव किक्ड यू आउट ऑफ माय लाइफ। अब इन सारी चीज़ों को लेके आप जवाब तो दे देते हो पर आपके दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं बैठ जाती है, शायद किसी ना किसी पॉइंट पे। और डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स का डिफरेंट तरीका होता है। अब आई एम श्योर कि किसी ना किसी पॉइंट पे शायद आप भी वहाँ पे होंगी जहाँ भी चीज़ें आपको बॉदर करती होंगी। हाउ डिड यू मैनेज टू बी सो स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि वट एवर यू आर सेइंग मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, इसमें सबसे पहले आती है करेक्टर असैसिनेशन। मैं अपने अगर तजर्बे की बुनियाद पे कहूँ तो जज जो किया जाता है वो आपके स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होने की वजह से, या अगर आप सोशल मीडिया पर वोकल हैं तो, जो कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ। अब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है और वो भी अपनी मेंटल हेल्थ की कदर करते हुए, क्योंकि मेंटल हेल्थ कम्स फर्स्ट। यस। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को ये कहना बहुत आसान होता है कि लोगों को किक आउट कर दें। समटाइम्स आप नहीं कर पाते, आप कर नहीं पाते, आप कर नहीं सकते। आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर लोग इंटरकनेक्टेड हैं, रिश्ते इंटरवोवन हैं। आप बिल्कुल काट कर ऐसे टॉक्सिक किसी भी एलिमेंट को काट कर नहीं फेंक सकते। हाँ, फिर आप अपना रवैया बदलते हैं सबसे पहले कि आपने किसको कितनी अहमियत देनी है। वो पंजाबी के अंदर ना कि मतलब कि खैर वो फिर ज़रा थोड़ी और मिसाल हो जाती है ज़र्फ़ वालों के साथ। ये जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अपना ज़र्फ़ दिखाए जाना है और बहुत ही आपने कुर्बानी की देवी बने जाना है, बर्दाश्त करना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप अपनी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, उसका फलूदा बना रहे हैं, उसका किसी ने कोई पार नहीं। आप अपनी मेंटल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। एक हद के बाद उसको वेंट आउट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे आप खुद बीमार होंगे और आपके इर्द गिर्द आपसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर आप बुरे इम्पैक्ट छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, कैसे मतलब कि क्या जवाब दिया जाए अगर लोग ऐसी बात करते हैं तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बनाया है कि अगर कोई मुझे जज कर रहा है मेरे कपड़ों की बुनियाद, मेरे लिबास की बुनियाद पर, मेरे बोलने के अंदाज़ पर, जो क्योंकि बेसिकली हम पंजाबी, तो मेरा लहजा पंजाबी ही रहेगा, मैं उर्दू बोलती भी रहूँ तो वो नहीं होगा उस तरह से। तो अगर उस बुनियाद पर मुझे जज किया जा रहा है, अगर मेरे कहे लगाने पर जज किया जा रहा है, अगर मेरी दोस्तियों की बुनियाद पर मुझे जज किया जा रहा है, तो करी जाओ भाई, मैनू की फ़र्क पै रहा है, मैं थानू जवाब दे नहीं। आप जो सोचते हैं मेरे बारे में, जो इम्प्रेशन रखते हैं, जो अज्यूम करते हैं, उससे मुझे क्या, आपने जो सोच लिया है आप उसके साथ चलें। आपने अपना बता दिया है आप क्या हैं,
तो मुझे उससे गर्ज होनी चाहिए, और मुझे ये यहाँ पर ये पता होता है कि मैंने इस बंदे को किस लेवल तक डील करना है, और किसके बाद इसको कहना ओ तेरा रास्ता ए मेरा रास्ता। सिंपल बात है। आजकल के दौर में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि वो आपके ऊपर मेहनत करे और आपको बिठा कर हाथ पकड़ कर प्यार से पानी ऑफ़र करके बताए कि देखो तुम जैसा मुझे समझती हो मैं वैसी नहीं हूँ, या जैसा देखो भाईजान तुसी जहो जिहा सोच रहे हो ना मैं ओहो जी नहीं। क्या ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि आपने खुद ये डिसाइड करना है कि आप किसको एक्सप्लेन करें और किसको ना करें। मतलब मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त की नसीहत है और मैं उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करती हूँ कि किसी को एक्सप्लेन मत करो। हाँ, लेकिन अगर कोई रिश्ता इतना कीमती है कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन से बचाया जा सकता है तो ज़रूर एक्सप्लेन कर देना चाहिए। एक दफ़ा ज़रूर कोशिश कर लेनी चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वहाँ वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो फिर आप ईगो में एक पासे रख के ना तो फिर एक्सप्लेन कर दो। लेकिन एक अगर रोज़ाना आपको रोज़ाना एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन, हाँ, तो वो फिर इसका मतलब ये है कि कोई डेली की बुनियाद के ऊपर आपको यहाँ पर हिट कर रहा है। तो और ये रिश्ता भी मेरे ख्याल से जो मैंने ख्याल से नहीं बल्कि मैंने इनको अपनी लाइफ का रूल बना लिया है कि इट शुड वर्क ऑन रेसिप्रोकेशन। अगला बंदा कितना रेसिप्रोकेट कर रहा है, आप करी जा रहे हो, आप अवेलेबल हो, आप कभी मिलने का प्लान हुआ, आप दस्ती पहुंच गए हो, कॉल फौरन उठा लिए, मैसेज का रिप्लाई कर दिया। जब अगले बंदे की बारी आई है यार टाइम नहीं था, ठीक है टाइम नहीं होता, बट इट ऑल कम्स डाउन टू रेसिप्रोकेट जो कर रहे हैं ना आप उतना करो। आई थिंक जब आप बहुत वही आपकी तरह भड़ के करना शुरू कर देते हो ना, बद के जैसे आप ज्यादा प्यारा बोलेंगी वो करना शुरू कर देते हो, आई थिंक दैट्स द पॉइंट जहाँ पे इट स्टार्ट्स हर्टिंग यू। अच्छा, मुझे हर्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे हर्ट करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल शक्तियाँ होनी चाहिए क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ज़ीरो रखती हूँ। चाहे दोस्ती हो, चाहे कोई रिश्तेदारी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपके दोस्त हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती। ख़ास तौर पर इमोशनल अवेलेबिलिटी के हवाले से मैं कभी भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती कि इमोशनली कोई अवेलेबल हो, क्योंकि होता है आप कभी ना कभी आपको ज़रूरत होती है सिर्फ़ एक ऐसे लिसनर की जो आपकी तकलीफ़ को सुन ले, जिससे आप शेयर करें। होता है, मेरे साथ भी होता है, सब इंसानों के साथ होता है। लेकिन जब वो अनअवेलेबिलिटी होती है ना तो आप क्रम्बल डाउन हो जाते हैं। तो बेहतर है एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखती कि कोई मतलब कि दोस्तियों में कोई इमोशनली अवेलेबल होगा फ़लाँ वक्त में, ये वो ये ऐसे ही है उन लोगों की तरह से है जो ये समझते हैं कि बच्चे उनका रिटायरमेंट प्लान है और दोस्त आपके इमोशनल अवेलेबिलिटी में मतलब हाँ भाई करे जाओ, ये नहीं होता और ये होना भी नहीं चाहिए। पैसिव स्मोकिंग वैसे भी बुरी होती है तो मैं किसी को भी पैसिव स्मोकिंग में नहीं धकेलती। और बहुत सारे तरीके हैं भाई, थोड़े से पैसे खर्च करें, थेरेपिस्ट के पास चले जाएं अगर ज़्यादा बड़ा मसला हो रहा है तो। बाकी तो देखें, दोस्तियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन एक हद के बाद फिर कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ जाती है कि जैसे आप करें रेसिप्रोकेट करना। और ये अच्छा, मैं एक इस मामले में ना मैं अभी भी कच्ची हूँ, मैं नहीं कर पाती। मुझे अगर कोई कॉल कर रहा है और मेरे सामने फ़ोन पड़ा है और मैं कहीं मसरूफ़ नहीं हूँ, तो ये नहीं हो सकता कि मैं घोस्ट कर दूँ, वो मैं नहीं कर पाती। ये मुझे कहा जाता है कि ये मेरी ख़ामी है मतलब। और अगर किसी का मैसेज आया है, चाहे जब मुझे ज़रूरत थी तो मुझे या मेरे प्रोफेशन में किसी हवाले से किसी मामले पर ज़रूरत थी और मैं कांटेक्ट करना चाह रही थी, नहीं हो पा रहा था या नहीं जवाब आया या ये, तो मैं उस अदसे के नीचे रख कर ना उस सिचुएशन को नहीं जांच पाती कि अगर कोई मेरे से रब्ता करना चाह रहा है तो मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देती।
ये एक चीज़ है। अब देखें, मैं इसीलिए बिगा मामा मतलब बन के आपको कोई किसी किस्म की वो मशवरे नहीं दे सकती। कोई आप टिप्स मांग रही थी, इस मामले में मुझे सारी दुनिया टिप्स देती रही है, देती है, दोस्त देते हैं, कलीग्स देते हैं, लेकिन एंड मतलब एंड पर वो यही कहते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, तुम्हें कोई फर्क। और हाँ, ये है कि ये मेरी कमज़ोरी है कि मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं अनअवेलेबल हूँ। आई थिंक इसलिए भी होता है ना वो कि शायद वो कहीं ना कहीं फीलिंग आपको समझ सकते हैं ना आपकी, जब मुझे हाँ, जरूरत थी हाँ। तो मतलब लाइक ये मेरा बहुत बड़ा मसला है कि मैं हमेशा अपने आप को वहाँ ले जाती हूँ कि यार अच्छा मुझे ये बंदा ऐसा ही ना फील करो ना, तो चलो मैं थोड़ा ज्यादा ही नेक्स्ट स्टेप भी नहीं चलना चाहिए। वो फिर अपने आप को सिखाना, इट अगेन कम्स डाउन टू योर पर्सनालिटी टाइप। अच्छा, मैं ना बदतमीजी नहीं कर पाती हूँ एक हद से ज़्यादा भी मैं, और अगर मैं कर लूँ तो वो एक गिल्ट है जो अंदर से निकलता है और साए की तरह से मुझे दबोच लेता है, और फिर मैं 2-3 दिन जो है ना उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रही होती हूँ। मतलब कि अगर मैंने कहीं, जो कि बदतमीज़ी होती नहीं है, आपने काम नहीं किया, आपने डेडलाइन को मीट नहीं किया, आपने आपको जो बताया गया था आप वो नहीं कर पाए, या आपको समझाया गया था वो नहीं किया, तो जाहिर है कि मैं तो बोलूँगी, मैं तो कहूँगी कि ये ऐसे होना था, ये मैंने बताया था ये, और मैं सपाट लहजे के साथ थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को ऊंचा करके बोलूँगी। तो वो मुझे बाद में लगेगा कि ये मैंने बदतमीज़ी कर दी है, ये मैंने ज़्यादती कर दी है। अब 2-3 दिन जो है ना वो उसको मैं कंपनसेट करती रहूँगी, ये ले लो, ये खा लो, ये कर लो, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। तो मैं ज़्यादा नाइस बनने की कोशिश कर रही होती हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे ये पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे नहीं चलता है, लेकिन वो बस ऐसे ही है। तो मैं, ये मेरी खामी भी है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहें कि जब वो ट्विटर पे जब पूछा जाता है ना अपनी खामियां बताएं, तो लोग वो उन खामियों में अपनी खूबियां गिनवा रहे होते हैं। मुझे उस वक्त इतनी हंसी आ रही होती है कि यार इतने तो डबल स्टैंडर्ड्स मत रखो। देखिए, मेरी खामी ये है कि मैं लोगों को माफ़ कर देती हूँ। नहीं, मेरी खूबी ये है कि मैं माफ़ नहीं करती, मैं इसको ओन करती हूँ। मैं पंजाबी मैं कहनी नहीं है, मैं किसी से लीक मार देती है, काटा फेर देता है, हुन काटा है, हुन दुनिया इत्थों तो चुक के इत्थे रख दो या इधरों चुक के इधर कर दो, वो काटा है। तो ये लेकिन वो मैं उस बात पर वापस आती हूँ कि मैं ओवर नाइस हो जाती हूँ, जो मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं हो जाती हूँ। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकूंगी बिकॉज आई थिंक आई एम फ्रॉम द सेम बोर्ड। हाँ, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी ये प्रैक्टिस शुरू की है कि जहाँ पर आकर मुझे ये लगे ना कि अब मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही ऐसे चली गई, और थेरेपी एक इन्वेस्टमेंट है और हर दफ़ा आप नहीं कर सकते, एंड इट्स गेटिंग एक्सपेंसिव एवरी डे। तो फिर आई टेल माई सेल्फ कि ओके दिस इज वेयर आई नीड टू स्टॉप नाउ। मतलब आई थिंक थेरेपी से वन थिंग विच यू लर्न इज ना कि आपको सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यू नो कि यार अच्छा अब यहाँ पे ना मेरी भी बस हो रही है, अब यहाँ ब्रेक लगा देनी चाहिए, बात आगे गई तो बहुत आगे चली जाएगी फिर। सो आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन के थेरेपी तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी को एक मैसिव थेरेपी लेनी चाहिए। उससे चीज़ें एक थेरेपी जो मैंने बचपन से खुद ही इन्वेंट कर ली, और ये मैं अक्सर अपने दोस्तों को बताती हूँ कि अगर मेरे इर्द गिर्द कितने ही लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने अपनी एक ट्रेनिंग की है कि आवाज़ें मेरे कान पर तो गिरेंगी। ये मुझे मुन्ना भाई याद आ रहे हैं, सब्जेक्ट के कान पर आवाज़ तो गिरती है लेकिन वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही वो आवाज़ें मेरे यहाँ पर गिरेंगी ज़रूर, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता होगा, मैं डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ, मैं ख़ुद को डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ। मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे ना तो वो बात सुनाई देगी, ना मुझे याद रहेगा कि क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ से वो मैं घबराती हूँ, चीज़ पटकने से, वो जो आवाज़ पैदा होती है या दरवाज़ा पटकने से या इस तरह से, वो मैंने अगर वो उसको डिस्कनेक्ट किया हो तो वो दोबारा से कनेक्ट हो जाती हूँ। तो लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप अपनी मतलब कि समटाइम्स मुझे मेरी वालिदा कहती हैं कि मतलब मैं टक 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 तक अपने लैपटॉप के ऊपर लगी हुई हूँ और सामने ड्रामा चल रहा है और मैं वालिदा को कंपनी देने के लिए वो, तो वालिदा को पता चल जाता है कि मैं उधर तवज्जो नहीं दे रही, तो वो मुझसे पूछती हैं अच्छा तो हुणी ने की क्या सी,
तो फिर मैं यूँ देखती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ तो वो घर छड़ के जा रही सीगी ते ओदियां मिन्नतां कर रहे सी, तो अम्मी मुझे यूं घूरती हैं क्योंकि अब उनको पता चल गया कि सब ड्रामों की स्टोरीज तो यही होती है। तो ये अब वही अप्लाई करके मुझे बता रही है, तो अम्मी कहती हूँ मैंने पता तू नहीं सी सुनती पई, हालांकि फुल वॉल्यूम पर टीवी चल रहा था लेकिन मैं नहीं सुन रही थी क्योंकि मैं नहीं सुनना चाह रही थी, तो मैं नहीं सुन रही। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती तो आप मुझे नहीं सुना पाएंगे, कुछ भी कर लें। That is a superpower actually. Yes, ये मेरी सुपर पावर है। Yes. I think I'm going to learn this superpower from you. Thank you so much, Afshan ji. I really loved talking about all these things with you. Feminism पे बात की हमने और बहुत सारी उन चीज़ों पे बात की जिन पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारा they're going to frown upon it कि family, joint family इतना हमारा एक खूबसूरत कल्चर है, कैसे बात हो सकती है। तो कल्चर के साथ you have to realize that there is a lot of toxicity और बहुत सारी वो चीज़ें भी आ रही हैं जो ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिस पर बात करें, समझें, एक्नॉलेज करें, एटलीस्ट कम से कम एक्नॉलेज ही कर लें। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो एक्नॉलेजमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। रैपिंग इट अप, कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल द पीपल हु आर लिसनिंग एंड वाचिंग यू राइट नाउ, इस सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, बच्चा आपकी रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा नहीं है, ये बात समझने की कोशिश करें। थैंक यू। बहुत खूबसूरत बात की है। आई थिंक अगर हम एक इस सोच को ही समझ लेना तो जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट, डिपेंडेंसी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है ना, उसको समझा जा सकता है और उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड। सी यू सून इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड।